एक ही समुदाय के लोगों को जिंदा जलाया गया, देरों के ऊपर फेंका गया और बिल्डिंगों के ऊपर से गर्दन काट के नीचे गिराया गया। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एक भी रुपया की बोतल खानों में नहीं थी। काट पाट के फेंक दिया जाता है और 40 साल उनको लग जाते हैं अपने स्थापित करने के लिए कि हाँ जी हमारे साथ ऐसा हो। 35 साल SIT के लिए 35 साल। सरदार इंद्रप्रीत सिंह, फाउंडर ग्लोबल मिडास कैपिटल। ये ग्लोबल मिडास कैपिटल हमारा प्रोडक्शन हाउस है जिसके अंदर पहले 2 साल लगा के हमने लास्ट ईयर 1984 जेनोसाइड ऑफ सिख्स करके एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। जब हमने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई तो उसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये था कि 78 साल हो गए तो अभी रिहैबिलिटेशन किया हुई है विक्टिम्स की और विटनेसेस की। उसी के चलते हुए हमें तब मुलाकात हुई कुलदीप सिंह भोदल जी के साथ जो मेरे राइट पे बैठे हैं और प्रसून कुमार जी के साथ जो मेरे लेफ्ट पे बैठे। तब मुझे पता चला कि कानपुर की भी एक अलग कहानी है और वहाँ का आज तक इतनी तरीके से इतने साल हो गए बट निकल के कभी भी समाज के सामने नहीं आया। तो उसके बाद अब हमारा ये 3rd ईयर है जो 84 से रिलेटेड अलग अलग जगहों पे हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद हमने डिसाइड करा कि हमें एक कानपुर फाइल्स करके डॉक्यू ड्रामा बेस्ड फिल्म बनानी बहुत ज़रूरी है। अब जो ये फिल्म बनाने जा रहे हैं इस फिल्म को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अक्टूबर एंड तक रिलीज़ कर दें। काफ़ी काम इसमें हो चुका है। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बारे में उसके इनसाइट्स देने के लिए आपको बुलाया गया यहाँ पे। तो पहले मैं सारे प्रेस वालों को थैंक यू करता हूँ कि आप सारे यहाँ पर आए हैं। एक बार शुरू करने से पहले ये कहानी मैं आपको एक छोटा सा प्रोमो दिखाना चाहूँगा जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोगों ने लगाया है। ये प्रोमो देख के 3 मिनट का प्रोमो है। उसके बाद फिर हम लोग दोबारा 1-to-1 डिस्कशंस पहले करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर में जो भी आप पूछना चाहे फिल्म से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं। तो एक बार पहले हम प्रोमो आपको दिखाते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पे चला रहे हैं। ਇਹ 84 ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ और उत्थे नारे लाए गए, बेटी है सरदार की, देश के गद्दार की। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था एज ए लीगल पर्सन, एज ए लॉयर मेरे लिए बहुत शॉकिंग था बिकॉज कानून की धज्जियाँ उड़ रही थी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कानपुर फाइल्स 1984 जेनोसाइड ऑफ सिख्स, ये सच्चाई है उस कम्युनिटी की जो अपने गुरुओं के मार्ग पे चलते हुए सरबद्दे भले और चढ़ती कला की अरदास करती है सबके लिए। कानपुर फाइल्स 1984 जेनोसाइड ऑफ सिख्स, ये सच्चाई है उन सिखों की जिनको 35 साल लग गए 84 के बाद कि पहली बार SIT का संगठन हुआ और उसमें 127 जो किलिंग्स करी गई उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू हो और दोषियों को पकड़ा जाए और उनके खिलाफ केस चला जाए। कानपुर फाइल्स 1984 जेनोसाइड ऑफ सिख्स, ये कहानी है उस जेनोसाइड की जो जेनोसाइड सिखों के लिए नहीं बल्कि उस कौम के लिए हुआ है जो मानवता के लिए और सेवा के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। कानपुर फाइल्स 1984 जेनोसाइड ऑफ सिख्स मूवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। मैं सारी संगत से अपील करता हूं कि वो आए, हमारा साथ दे। साथ में कुलदीप सिंह भोदल जी, प्रसून कुमार जी जिन्होंने ये जंग शुरू से लड़ी है और उनके केसेस SIT का संगठन करना, ट्रायल्स करना, प्रोसिक्यूशन करना, इन सब में इन्वॉल्व है। उनके मुँह ज़बानी ये सच्चाई सुने जो आज 39 ईयर्स के बाद भी लीगल जस्टिस की अवेट करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं
सबसे पहले कुलदीप सिंह मोदी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये अपना एक्सपीरियंस और क्योंकि इन्हीं की मेहनत से ये सब स्टार्ट हुआ, 35 साल लग गए SIT को बनने में, तो इंसाफ तो कहाँ पहुँचा होगा वो बताएंगे सारा आपसे। तो कुलदीप सिंह मोदी जी को मैं बोलता हूँ एक बार आपसे शेयर करेंगे। मैं सबसे पहले पंजाब के मीडिया का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने नवंबर 1984 पे जो नरसंहार हुआ था, लोग आज भी उसको दंगे कहते हैं, वो दंगे नहीं थे, ये नरसंहार था। एक ही समुदाय के लोगों को जिंदा जलाया गया, जेलों के ऊपर फेंका गया और बिल्डिंगों के ऊपर से गर्दन काट के नीचे गिराया गया। आज हम आपके सामने आए हैं और सबसे पहले हम सुबह जब उठते हैं हम ये अरदास करते हैं मानवता के लिए कि नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत का भला। हम सरबत का भला मांगने वाली कौम है। जब 1984 में हमारे साथ हुआ, हमने सोचा भी नहीं था कि कभी हमारे साथ ऐसा होगा। जिस गुरु ग्रंथ साहब में सब धर्मों की वाणी है उसी को अगर भेंट किया जाएगा। सिखों को रेलवे लाइन के ऊपर गाड़ियों से उतार के मारा जाएगा। उसके बाद लगातार 3 दिन मौत का तांडव होता रहा। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार 3 दिन यही लगा कि खून का बदला खून से लेंगे। मैं आपको जो अभी इसमें एक बात कह रहा हूँ कि बेटी है सरदार की, देश के गद्दार की। मैं जिस जगह पे जाता हूँ जंगपुरा भोल में, वहाँ पे मेनका गांधी उस टाइम उसका घर था महारानी बाग में। जब हम फंस गए किसी जगह पे तो वहां से आवाजें आ रही थी कि ये बेटी है सरदार की, देश के गद्दार की। हम देश के गद्दार नहीं है, हमने 93% कुर्बानी दी है इस देश के लिए और इस समाज के लिए। मैं उस बात पे आता हूँ कि नवंबर 1984 की जो लड़ाई हमने दिल्ली में सज्जन कुमार को अंदर करवाया, जगदीश टाइगर को अब तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद मैंने लगातार जब मुझे पता चला कि कानपुर के जो लोग हैं ये बोलते क्यों नहीं, मुझे लोगों ने कहा, कई ऐसे अफसर थे उन्होंने कहा कि भोगल साहब आपको पता है कानपुर में क्या हुआ था? मैं क्या नहीं पता। कहता यहाँ पर भी 127 लोग मारे गए थे। ये गुरुद्वारा है भाई बन्नो साहब जहाँ लोगों ने जाके शरण ली थी, बिल्कुल कानपुर के रोड के ऊपर है। आप मानेंगे ही नहीं, मैं भगवान को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ, मैं लगातार 5 साल मुझे लग गए। 30 साल तो ये हो गए कि मुझे 30 साल बाद पता चला कि यहाँ पे 127 लोग मारे गए और उसके बाद 34 लोग गुनहगार हैं। जब मैं लगातार RTI में मुझे 1.5 साल लग गया RTI में ये सब कुछ निकालने के लिए। जब ये मुझे पता चला 34 लोगों ने मारा, वो मारा किसने है? कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम। कुशवाहा जो थे वो मिनिस्टर थे, उनका जो भतीजा है, जैसे यहाँ पे सज्जन कुमार है ऐसे ही कानपुर में ये कुशवाहा है जो अभी तक फरार है। हाई कोर्ट से उसकी जमानत कैंसिल हो गई है और हमारा सुप्रीम कोर्ट में अभी भी हमने वो जो केस है विड्रॉ नहीं किया। उसके बाद हम उस काम में लगे। हमारे साथ जो प्रसून कुमार जी जो मेरे वकील थे, मैंने इनसे बात की। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उन्होंने मुझे कहा राजनाथ सिंह जी ने कि नवंबर 1984 के जो कॉलोनी है जिसको लोग विधवा कॉलोनी कहते हैं, मैं कहा वो विधवा कॉलोनी नहीं है। उनको किसी के मारा नहीं, उनको उनके पति को, उनकी बहनों को, उनके बेटों को यहाँ जिंदा जलाया गया है तिलक बयान। वहां पे उन्होंने कहा कि हम जब सरकार आई है हमने 5-5 लाख रुपया देना है जिन लोगों की लोग मारे गए हैं उनको नौकरी देनी है। राजनाथ सिंह ने मुझे, मैं उनके साथ गया, ये तिलक बयान में हमने 5-5 लाख रुपया बांटा। उसके बाद मैंने ये बात शुरू की, मैंने कहा राजनाथ सिंह जी मेरे पास कुछ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो कहते बताओ। मैंने कहा ऐसे है कानपुर में 127 लोग मारे गए हैं। नहीं ऐसा तो 30 साल हो गए किसी ने नहीं बताया। मैंने कहा मैं बता रहा हूँ।
मैंने कहा ये मेरे पास जिन लोगों ने मारा है उनके ये नाम मैंने RTI से निकलवाए हैं। और मैं दो बातें करना चाहता हूँ, एक तो या तो CBI इंक्वायरी होनी चाहिए या SIT का गठन होना चाहिए। मैं आपको सही कहता हूँ, भगवान ने शुक्र किया, उसी दौरान गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब आया, उनका डाक टिकट जारी होना था। मेरे पास चिट्ठी आई प्राइम मिनिस्टर हाउस से कि आपने पहुंचना है प्राइम मिनिस्टर के घर पे। वहाँ मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब गुरु नानक देव जी का डाक टिकट जारी किया, मैंने कहा PM साहब मैं एक बात करना चाहता हूँ आपसे। राजनाथ सिंह जी से कह दिया, आपसे कहना मेरा बहुत जरूरी है। कहते बताओ। मैंने वो कहते आपके पास कागज है। मैंने कहा वो नवंबर 1984 का 34 लोगों का नाम मैं हमेशा जेल में डाल के रखता हूँ कि कोई तो मुझे मिलेगा कहेगा कि SIT का गठन हो रहा है। मोदी साहब ने कहा वो कागज मुझे दो। मैंने कागज दिया और आप मानोगे नहीं, 3 दिन बाद वहाँ के CM ने, योगी साहब ने SIT का गठन कर दिया। मैं बधाई देता हूँ मोदी साहब को और बधाई देता हूँ उस प्रधानमंत्री को जिनकी डेथ हो चुकी है, अटल बिहारी वाजपेयी। उनसे भी मेरा संबंध था क्योंकि मेरे इलाके से जमपुरा से वो इलेक्शन लड़े से सबसे पहले। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आए ना आए, हम रहे ना रहे इस सरकार में, मगर जब हमारी फुल फ्लैश सरकार आएगी हम इन दोषियों को जेल की सलाखों में भेजेंगे। मैंने कहा जी ये तो सलाखों में जाएंगे दिल्ली वाले। अब हम आपको ये बात बता रहे हैं, वहां पर भी लोग मारे गए, ये मेरे पास है। योगी जी ने कहा जी हम 3 महीने के अंदर इसको SIT को हम लागू कर देंगे और लोगों को अंदर करेंगे, मगर उसमें देरी आ गई, 2-2.5 साल लग गए। और उसके बाद जो लोग थे कई उसमें से भाग गए, कई मर गए। जो 47 लोग जो थे जिन पे केस ये बना, 47 थे केस बना, और आज भी वो लोग अंदर हैं। कुछ लोग मर गए हैं, कुछ अंदर हैं, कुछ भागे हुए हैं। उसमें से कुशवाहा के जो भतीजे हैं वो भागे हुए हैं। हमने होम मिनिस्टर साहब को चिट्ठी भी लिखी, मैं जाके मिला भी उनसे। मैंने कहा कि जब तक ये कुशवाहा जेल की सलाखों में नहीं जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब ने SIT का गठन करवा दिया है, उन्होंने सज्जन कुमार को अंदर करवाया है, उन्होंने और लोगों को करवाया, जब तक ये कुशवाहा अंदर नहीं जाएगा हमारे दिल को ठंड नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस आदमी ने, इसके चाचे ने और इसने मिल के ऊपर से लोगों को मार मार के जिंदा फेंका है। मैं प्रेस का, मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज यहाँ आके पंजाब प्रेस में हमने आके यहाँ पे ये बयान दिया। और 30 साल बाद हमें पता चला कि कानपुर में भी लोग मारे गए हैं। और हमें अफसोस इस बात का है, हमें बताए जिस गुरु तेग बहादुर साहब ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपना परिवार कुर्बान किया, और उन्हीं के लोगों को जिस हम हमेशा ये कहते हैं कि नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सब सरबत का भला। आज भी लोग कहते हैं जी ये दंगे थे, मैं दंगे नहीं मानता इसको। ये नरसंहार था, एक ही समुदाय को, सिखों को जिंदा जलाया गया, मारा गया। और हम 38 साल से जेल पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाद हम धरने देके विधवाएं वहाँ अपने माथे पे पीट पीट के कहती है कि हमें इंसाफ दो। हम कहते हैं अब हमें इंसाफ मिलना चाहिए, जो दोषी है कुशवाहा वो जेल की सलाखों में जाना चाहिए। मैं अपने वकील साहब का भी धन्यवाद करता हूँ, मैं इनका भी अपना प्रोड्यूसर साहब का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें कहा कि ऐसे वहाँ हम फिल्म बनाने जा रहे हैं। और ये मैं फिल्म प्रधानमंत्री जी को भी मैं चिट्ठी लिखूंगा, ये फिल्म आपको भी देखनी चाहिए। और देखिए ये कानपुर का सच है, अगर ये सच 30 साल छुपा ना, जिसको मैं निकाल के लाया, मैं जगह जगह जाता था, मैं मेरे वकील साहब मेरे साथ है, मैं थाने में गया, थानों में वो कहते हैं कि वो चूहे खा गए, FIR गुम होगी। 30 साल मतलब 38 साल से पहले मैं वहां गया, मगर किसी ने मुझे एक भी FIR नहीं दी। और ये कह दिया कुलदीप सिंह की आप यहाँ से चले जाओ, ये मामला यहाँ सरकार है, यहाँ तक
मुलायम सिंह यादव की डेथ हो गई है, उनके बेटे के प्रमुख को कहा कि आपकी सरकार है, आप SIT का गठन करो। उन्होंने कहा हमारी जो सरकार है उसमें कांग्रेस मिली जुली सरकार है, हम आपको SIT नहीं कर सकते। मैंने उनको कहा जब आप सिखों की वोटें मांगने जाते हैं और कहते हैं हम 84 का न्याय दिलाएंगे, तो आपने क्यों नहीं दिलवाया हमें। मैं एक बार फिर ये बधाई देता हूँ इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने सज्जन कुमार को अंदर किया और ये SIT कानपुर में करवाई। और आप मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो कुशवाहा हैं वो भी जेल की सलाखों में जाएंगे। अगर वो ना गए तो हमारे इस दिल पे भार रहेगा, हमारे इस दिमाग पे टेंशन रहेगी कि ऐसे लोग जिन्होंने मारा है वो जेल की सलाखों में नहीं गए। मैं इस भाई का भी धन्यवाद करता हूँ जिसने अपनी सारी मेहनत करके और हमें बुलाया और हमारे से मीटिंग करके हमें कहा हम आपको सच्चाई बताएंगे, जो सच्चाई 30 साल बाद सामने आई है। और मुझे उम्मीद है ये फिल्म बहुत चलेगी, लोग इसको देखेंगे, ये सच्चाई पे आधारित है। मैं इसको हर पार्लियामेंट के मेंबर को कहूँगा, यहाँ के MLA को, पंजाब के MLA को कहूँगा, कानपुर के MLA को, मतलब जहाँ जहाँ सरकारें हैं हमारी, मैं उनको कहूँगा ये फिल्म इसको जरूर देखना जब बनेगी। और ये रिलीज भी होगी नवंबर को, जिस दिन हमें मारा गया था। लगातार हम 6 दिन मौत का तांडव खेलते रहे। मैं आपको बात बताऊं, जब ये मौत का तांडव हो रहा था हमें ये पता ही नहीं था हम आपका कहाँ जाएंगे। पुलिस हमें ऊपर से, पुल के ऊपर से कहती थी आप बाहर आ जाओ। जब हम बाहर आते थे हमारे पे गोलियां चलाई जाती थी। आज मैं बिल्कुल आपको सही बात बताऊं, मैं जब भावुक हो जाता हूं जब मेरी बहनों की इज्जत लूटी की कल्याणपुरी और खिचड़ीपुर में, उनको नंगा करके उनके साथ रेप किया गया। ये दिन हम कभी नहीं भूल सकते। और मैं आज ये चाहता हूँ जिस इस भाई ने ये फिल्म बनाने का जो ये खर्च किया है, और मैं इनको ये चाहता हूँ आप सच्चाई बताएंगे। और ये जो हमने आपको कहा है वो सच्चाई आनी चाहिए कि कानपुर में 30 साल के बाद क्यों नहीं पता चला और 34 लोग क्यों बाहर रहे इतने साल। मैं आपका टाइम दिया है, मैं आपका पंजाब प्रेस का चंडीगढ़ में आप आए हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं जहां जहां जाता हूं प्रेस का जरूर धन्यवाद करता हूं कि प्रेस की जो कलम है वो इस 84 के ऊपर ज्यादा नहीं चली। आज मैं चाहता हूं कि मैं कानपुर का ये सारा केस आपके पास लेके आया हूं। हमने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अब कानपुर में जाएंगे, लखनऊ में जाएंगे, उनको कहेंगे कि हमारे इस देश में के रहने वाले लोगों का जिन्होंने हमेशा आवाज उठाई इस देश के लिए, इस समाज के लिए और इस हिंदू धर्म के लिए, हमेशा हमारे गुरुओं ने, वो आपके भी गुरु थे गुरु तेग बहादुर साहब, गुरु गोविंद सिंह महाराज के 4 लाख इस देश के लिए शहीद हुए। मैं इतना कहते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। मैं प्रसून जी को इनवाइट करता हूँ। इसमें जो 127 विक्टिम्स हैं तो उनमें से आपने कितनी फैमिली से बात करी है? हमने ये हमारी सारी फैमिली वहाँ फैमिली अब नहीं है, लोग चले गए छोड़ के। जैसे जलंधर है, अमृतसर में है, मोहाली है, जबलपुर है, हरियाणा है, वहाँ कुछ लोग रह गए। सब लोग डर की वजह से वहाँ से आगे। सर आपकी कितनी लोगों से बात हुई है? मेरी तो सब लोगों से बात हुई है। मैं और ये आपके स्पेसेस पे आपके पास एविडेंस क्या है कि 127 फैमिलीज है तो उनका जेनोसाइड? मुझे RTI ने दिया है 127 लोग मारे गए। वहाँ पे जो गुरुद्वारा है भाई बन्नो साहब गुरुद्वारा, वहाँ लोग इकट्ठे हुए थे, 127 लोग वो कहते हैं। और जो दूसरे लोग हैं ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं हमें 127। वैसे लोग ज्यादा मरे, जैसे दिल्ली में कहते हैं 3000 मरा सरकारी आंकड़े, हम कहते हैं 10,000 मरा। वहाँ ये मैं खूब घूमा हूँ हमारे वकील साहब, और हम लगातार वहाँ 10-10 दिन रह के अलग अलग पोशाकों में अलग गाड़ी खोल के हम जाते थे, लोगों को रहते थे भाई उनको वो FIR तो FIR थी नहीं, ये तो FIR हमने निकाली, कहाँ से निकाली ये भगवान को पता है। हमारे पास ऐसे दरवेश आए जो हमें वहाँ पे मिले, उन्होंने कहा हम आपको FIR दिलवाते हैं।
हम आपके साथ चलते हैं उन घरों में, वो जगह आपको दिखाएंगे जहाँ पे जिंदे जलाए गए, जिंदे मारे गए, फेंके गए, वो हमने सब कुछ वो देखा है। और हमने उसके बाद जब वो लोग अब उनकी दुकानें चल रही हैं वहाँ पे जो काम करते थे दुकानों का, राशन का, कपड़ों का, अब वो जब हम उनके पास जाते हैं, अभी मैं पीछे गया था, मैं और मेरे वकील साहब हम गए थे उनके, उनसे आंखों में आंसू थे। कहते बेटा तुम आए, अब हमारे जो दोषी हैं वो तो जेल की सलाखों में गए ना, अब हमें कोई वो डर नहीं है कि हमारे जो लोग हैं जिन्होंने हमें मारा, हमारे बहनों को मारा, वो जेल की सलाखों में चले गए। सर आपने जो आरटीआई फाइल की थी तो आपको जो 127 आंकड़े मिले, ये एफआईआर बेस्ड है कि किस बेसिस पे जो गवर्नमेंट के पास जो रिकॉर्ड्स है? गवर्नमेंट के पास जो नानावती कमीशन है उसके पास 127 लोगों का आंकड़ा है। हम ज्यादा कहते थे, हम 300 से ऊपर कहते थे, वो कहते थे अच्छा। फिर भाई बंदों साहब जो गुरुद्वारा ना, जो कानपुर का जहाँ पे दंगे हुए, उनके पास भी 127 का आंकड़ा है। तो ये और जो आप आरोप लगा रहे कि 34 लोग इसमें शामिल हैं, वो मतलब कैसे आप कह रहे हैं कि वो उन लोगों का है? वो तो मैं आरटीआई में लेके आया। तो उसमें क्लियर है कि इन 34 लोगों हाँ 34 लोगों का, वो तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी दिया है, वो तो मैंने प्रेस को भी दिया है, इनके पास भी है। आप जैसे आरटीआई में कह रहे हैं, तो आरटीआई में क्या उन 34 लोगों का भी जिक्र है कि इन्होंने ये जेनोसाइड? हाँ है उनमें, ये कानपुर के दोषी जो है ये 34 लोग। सर आप ये आरटीआई प्रोवाइड कर सकते हैं? करेंगे, अभी तो हमारे पास प्रसून जी है इसमें मोबाइल में, अभी हमारे पास नहीं है, हम कर देंगे, इनको दे देंगे। आप ये नेक्स्ट में यही करेंगे, आपको आरटीआई दिखा देंगे। सर एक और चीज थी जो कश्मीर फाइल्स और जैसे केरल स्टोरी मूवी, नहीं सर देखो मेरी बात सुनिए, मैं उस पे जाता ही नहीं। नहीं सर, प्रेस नहीं, विज्ञप्ति जो नहीं, है, नहीं, उस पे लिखा हुआ है क्लियर, इस पे लिखा है कि उसके अनुरूप में ये मूवी देखिए, बना रहा है। हम ये समझते हैं चलो उनके अनुरूप है, मगर मैं हमारा जो मसला है वो है 84 का। सर हम देखो मेरी बात सुनिए, हम कश्मीरियों के भी साथ हैं, मेरी बात सुनिए, हम कश्मीर वालों के साथ हैं। सर सवाल मेरा आप सुन लीजिए, फिर आप जवाब मूवी दीजिए। बनाने का मकसद क्या था मेन? अब जो इस टाइम में क्या आप इंसाफ के लिए बना रहे हैं या किसी चीज के लिए बना रहे हैं? हमें ना देश को बताना चाहते हैं कि हमारे साथ भी जो छोटे छोटे बच्चे थे अब जवान हो गए हैं, हम देश को बताना चाहते हैं कि ये देखो हमारे साथ भी अन्याय हुआ है, हमारे लोग भी जिंदे जलाए गए, हमारे लोगों के भी हाथ फूके गए, वो हम बताना चाहते हैं देश को। हम देश के वासी हैं, हम उनको बताना चाहते हैं, इस देश को हम बताना चाहते हैं कि 84 में मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे पे कई ओकड़ आएंगी, कई खतरे आएंगे, हमें कहेंगे कि ये फिल्म हम चलने नहीं देंगे, जो कानपुर के लोग हैं बहुत कुछ कहेंगे, अब भी कह रहे हैं, मगर हम बनाएंगे, हम देश को बताएंगे, कानपुर में भी दिखाएंगे जाकर। ये नहीं है, हम सारे देश में ये फिल्म दिखाएंगे। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को चिट्ठी भी लिखी है कि हम ये फिल्म, हम जो फिल्म बना रहे हैं ये आपने देखनी है, सारे संसद सदस्यों को दिखाएंगे, पंजाब नहीं दिखाएंगे हम, मगर आपने दिखानी है। हमने उनका धन्यवाद भी किया प्राइम मिनिस्टर साहब का कि ये हम फिल्म बना रहे हैं, आपने SIT लागू करवाई है, इसके साथ आपका धन्यवाद। आप ये भी दिखा रहे हैं कुछ 34 लोग जिन्होंने किया है वो किस धर्म से, किस जाति से, इसको इंतजाम कर रहे हैं कुछ? ऐसे है, ये बातें जो होती है ना, ये तो उसके फिल्म के अंदर पता चल जाएगा कौन सी जाति के। देखिए हम किसी की जाति पे नहीं जाते, हमारा एक तो मकसद है, हम क्यों किसी की जाति पे जाए, हम तो फिर उसी चक्कर में हम भी फंस के, जो लोग अब जातियों के आधार पे जब तो ये दंगे हो रहे हैं, ये जातियों के आधार पे, हम क्यों इस पचड़े में पड़े। हमने सीधी बात कर दी है कि हम ये फिल्म जो है देश को दिखाना चाहते हैं। उस समय के जो पीड़ित परिवार थे, मतलब जिनसे आप मिलके आए हो, तो वो भी फिल्म का हिस्सा बनेंगे बीच में? हाँ बनेंगे, वो हम दिखाएंगे उनको जिनके आप कारोबार शुरू हुए हैं, वो आपको दिखेंगे वो लोग। और कानपुर में भी उनकी शूटिंग हो चुकी है, उन लोगों ने कहा हमारे कारोबार शुरू हो गया। यूट्यूब पे हाँ यूट्यूब पे भी दिखेंगे, यूट्यूब पे कितना काम पूरा हो चुका है? मैं मूवी का बनाता हूँ, पहले एक बार जो जैसे इसका सवाल था ना टेक्निकल, ये 127 की जानकारी कहाँ से मिली और दस्तावेज क्या है, जो प्रसून जी एडवोकेट जिनके सारे लीगली बैटल लिखे, तो ये आपको बताएंगे फिर मूवी से रिलेटेड जो टेक्निकल बातें हैं, कहाँ दिखेगी, क्या दिखाना चाह रहे हैं, वो सारा फिर मैं एड्रेस करके आपको बताऊँगा।
सबका यहाँ प्रेस में आए हुए सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कानपुर फाइल्स जो फिल्म के बारे में आप लोग आज यहाँ आए हैं, प्रेस वार्ता चल रही है, ये संभवतः उन चंद कहानियों में है जो पूरी तरह से हमारी आंखों देखी कह लीजिए या हमारी समझी हुई कह लीजिए या हमारे अनुभवों से निकली हुई एक कहानी है। ये 1984 के बाद जो देश के डिफरेंट पार्ट्स में जितने भी नरसंहार हुए वो आप सबको पता है, इसके बारे में हमें नहीं बताने की जरूरत, और किस कम्युनिटी के अगेंस्ट में हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे मोटिवेटेड था, इस चीज़ के बारे में बताने की जरूरत नहीं। हम अभी सिर्फ उस बात पे आ रहे हैं कि जो बड़े बड़े शहरों में जो इसको दंगे नाम दिया गया, और जब मैं इस केस से जुड़ा, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ और देश के विभिन्न भागों में मैं जाता हूँ, तो जब मैं इस केस से जुड़ा मुझे कहानियाँ तो पता थी कि बहुत नरसंहार हुआ, बहुत लोगों को मारा गया, इनोसेंट लोग मरे, लेकिन जब फैक्चुअल पोजीशन, बिकॉज एज ए लीगल पर्सन मुझे फैक्चुअल पोजीशन को देखना बहुत जरूरी था। जब अपनी आंखों से जब वो आरटीआई की जो वजह बात कर रहे थे, ये कहानी शुरू हुई जब आरटीआई में हम लोगों ने उसके क्वेश्चंस डाले कि विभिन्न पुलिस स्टेशंस में कितने लोग मरे, कितने लोग विक्टिम्स हैं, कितने लोग वहाँ पे मौजूद हैं या कितने लोगों का इसमें नाम है। जो आपका एक सवाल था कि 127 लोगों के लिस्ट और 34 लोगों के नाम, ये जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में जितनी एफआईआर होती हैं उसमें कुछ एफआईआर होती हैं जो बिना नाम के होती हैं और कुछ एफआईआर होती हैं जिसमें नाम होते हैं। तो जैसे ये नरसंहार था, बहुत सी भीड़ आई, भीड़ ने बहुत लोगों को मार दिया, 2 लोग जल गए, 2 लोग मर गए, पूरी चीजें लूट ली गई, और उस भीड़ में कुछ ने आइडेंटिफाई किया, कुछ ने नहीं किया। तो कुछ बहुत सारे एफआईआर ऐसे हैं जिसमें लोग आइडेंटिफाइड नहीं है, 100 लोगों की भीड़ आई है, उन लोगों ने पूरे घर को जला दिया, उसमें जो अंदर लोग थे वो जिंदा जला के मार दिए गए, तो उसमें उनका नाम भी नहीं आया। ये 34 लोगों की जो नाम है आरटीआई में आए हुए, वो जो कंसर्न डीएम होते हैं, जब भी कोई घटना होती है, आप लोग को मैं जानकारी के लिए बता दूं, जब भी कोई घटना होती है तो उसका अगर कंपेंसेशन किसी को मिलता है तो डीएम ऑफिस से मिलता है, और वो कंपेंसेशन तभी मिलता है जब उसकी एफआईआर डीएम ऑफिस में डाली जाती है। वो वेरीफाई करते हैं कि हाँ जी इस तरह की कोई घटना इस तरह के क्षेत्रों में हुई है या नहीं हुई है, यहाँ पे फला नाम का आदमी था या नहीं था, वो मारा गया या नहीं मारा गया, उसके बाद ही कंपेंसेशन डिसाइड होता है। जो आज भी बहुत से चीजों में सरकार कंपेंसेशन देती है, जैसे कोई घायल हो जाता है, कोई मर जाता है किसी एक्सीडेंट में या किसी भी घटना में, तो वो डीएम ऑफिस से ये सारी चीजें निकाली गई, जिसमें पता चला कि इतने लोगों के नाम तो हैं। ये एक शुरुआत थी। जब 2017 में मैंने पीआईएल डाली सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें हमारी प्ली यही थी कि ये एक जेनोसाइड है, और जेनोसाइड को हम अनअटेंडेड कैसे छोड़ दें, जब हमें जानकारी है कि इनोसेंट लोग मारे गए हैं। दंगे वो होते हैं जिसमें दोनों तरफ से अटैक्स होते हैं। अगर आप घर में सोए हुए इंसान को जाकर मारते हो उसको दंगा नहीं कहते। अगर आप किसी के घर से किसी को खींच के जला देते हो उसको दंगा नहीं कहते। अगर कोई आदमी जिससे आपकी कोई दुश्मनी तक नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है इसलिए उसको मार दे तो उसको दंगा नहीं कहते। इसको एक अटेम्प्टेड मर्डर कहते हैं, जिसको हम जेनोसाइड कह सकते हैं, क्योंकि इस बात है मास मर्डर। और ये आप लोग को, बहुत लोग उस समय पैदा हुए होंगे, बहुत लोग पैदा हो गए होंगे, नहीं हुए होंगे, तो उनको पता होगा कि क्या हुआ था उस समय, जो प्रेस में आया था, जो अखबारों में आया था। तो जब पीआईएल डाली तो जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच थी, उन्होंने इस चीज को अप्रिशिएट किया एट दैट टाइम ऑल्सो, यस इट्स एन इंसिडेंट जिसको होना चाहिए, जिसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और उन्होंने जब नोटिस किया यूपी गवर्नमेंट को और यूनियन गवर्नमेंट को, तो उस समय जो सर भोज साहब ने बताया कि बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो यूनियन गवर्नमेंट ने अपनी काउंटर एफिडेविट दी जिसमें कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, बिकॉज इट वाज अ लैक ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स आल्सो कि वो लोगों ने आज तक ऐसा किया क्यों नहीं।
अगर आज आप देखते हो एक भी मर्डर का कोई केस हो जाता है, एक भी बंदा मारा जाता है, तुरंत FIR होती है, अक्यूज को पकड़ने की वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यहाँ इतने लोग मारे गए, पूरे का पूरा शहर उजाड़ दिया गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं था। मैं आपको अपनी आंखों देखी बताता हूँ, बिकॉज हम तो सारे थाना, जितने भी थाने हैं कानपुर में, उन सब थानों में सारे SHO से मिले और वहां पे 84 का हमने रजिस्टर खुलवाया कि भाई इसमें बताइए कि हमारी RTI में तो यहाँ पे 2 FIR आ रही है, आपके पास कितनी FIR की कॉपी है? और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एक भी FIR की कॉपी उन थानों में नहीं थी। वो रजिस्टर के पन्ने फाड़ दिए गए थे, रजिस्टर के पन्ने नहीं थे जो 1 नवंबर से लेके 4, 5, 6 नवंबर तक की थी। बिकॉज आप लोगों को पता होगा कि 31 अक्टूबर को असैसिनेशन हुआ था हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का, और उसी का रिपरकशन या रिएक्शन कह लीजिए, जो भी लोगों ने भड़काया, मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहता, मैं लीगल पॉइंट्स आप पर रेज करना चाहता हूँ। तो हमें भी बड़ी मुश्किल हुई कि कैसे इन चीजों को जोड़ा जाए, कैसे इन FIRs को लाया जाए। फिर DM ऑफिस में जिन लोगों को कंपेंसेशंस मिली थी, तो वो तो प्रूफ था प्राइमा फेसी सरकारी दस्तावेजों में कि भाई कंपेंसेशन चूंकि इनको मिली है, जो भी 3.5 लाख की जो समय की सरकारों ने दी थी, 5 लाख की कंपेंसेशन जो दी गई, तो कम से कम उनका तो वेरीफाइड है कि हाँ ये लोग तो विक्टिम्स हैं। वो जो संख्या थी वो 127 की थी, और जो 34 आप जो कह रहे हो 34 वो नामजद थे। लेकिन जब ये FIR की कॉपी SIT के फॉर्मेशन के बाद, SIT फॉर्म हुई है फरवरी 2019 में, फरवरी 2019 के बाद SIT के साथ हम कदम से कदम मिला के जब हमने काम किया कि नहीं इसमें एक बंदे को ढूंढा जाए, तो पता चला कि ये 34 नहीं थे, ये टोटल उस समय आए 92 लोग जिनका इन्वॉल्वमेंट था इन केसेस में, और 92 में 20 लोग जब तक SIT के पास केस आए थे तो 20 लोग मर चुके थे, क्योंकि ये बहुत पुराना केस है। तो उसमें 20 लोग मर चुके थे और 72 लोग बच गए थे जो SIT के उसमें आए, SIT के जज में आए कि हम उनको पकड़ना है। और हमारा मकसद ही यही था कि कोई भी इस तरह का इंसिडेंट जो हुआ है, जो अनअटेंडेड चला गया, जिसमें उन लोगों को न्याय नहीं मिला, कम से कम उनको न्याय मिलना चाहिए। वो एक बंदा अरेस्ट हो या 72 लोग जाएं, लेकिन लोगों को सलाखों के पीछे जाना जरूरी है टू गिव इंफॉर्मेशन और एक ये देने के लिए, एक संदेश देने के लिए, एक मैसेज देने के लिए ह्यूमैनिटी को कि भाई कोई भी इंसान इस तरह की उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, बस मकसद ये था। तो आज हम लोग यहाँ पे जिस चीज के लिए भी हम यहाँ पे आप लोगों के सामने बैठे हैं, वो इसी को बताने के लिए बैठे हैं कि कानपुर में जो ये सारा जितना भी ये नरसंहार हुआ, वो एक सुनियोजित साजिश के तहत हुआ, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के एजेंट्स में किया गया, और इसकी जानकारी पूरे संसार को पता चलनी चाहिए, भारत के लोगों को पता चलनी चाहिए कि इस तरह का कोई भी एक्ट करना बहुत ही गलत था, बहुत ही निंदनीय है। 22 लोग मारे गए थे, उनको आज तक किसी को नौकरी नहीं मिली वहाँ पे, ना उनको मकान दिए गए। ये बात उस टाइम कही गई थी, और ये बात जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने भी कहा था कि वहाँ के लोगों को हम मकान देंगे। वो आज तक मकान नहीं मिले, ना किसी को नौकरी मिली, वो सब कागजों में रहेगी। यूपी में जो 127 लोग मारे गए। कांग्रेस ग्लोबल मिडास कैपिटल जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है, वो ये फिल्म बनाने जा रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे अहम सवाल ये पिक्चर क्यों? पिक्चर इसलिए क्योंकि ये वही सरदार है, ये वही कौम है जो कोरोना के टाइम में भी सारे दुनिया भर में अपनी लंगर सेवा करती रही। ये वही कौम है, जब भी कोई बात होती है तो अपने गुरुद्वारे सबके लिए छतरा काम करते हैं, सबसे ज़्यादा सेवा के लिए जाने जाते हैं। 35 साल लगे सिर्फ इस बात के लिए कि 127 लोगों को मारा गया, मतलब सिर्फ इतना ही जानना। और आपको एक और शॉकिंग बात बता रहा हूँ, जो अगले साल हम अपनी बोकारो फाइल्स निकालेंगे। 60 लोगों को मारा गया बोकारो में, आज तक उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। मतलब 40 साल के बाद किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है, किसी की कोई तफ्तीश नहीं है कि 60 लोगों को तुमने जिंदा जला दिया, मार दिया। एक फैमिली की वहाँ पे हमारे पास वीडियो है, जिनकी 3 बेटियों का गैंग रेप करा गया, और वो भूल जाए 40 साल को। तो अगर ये चीज़ें दर्शानी होती या चीज़ें आनी होती तो अपने आप हो चुकी थी, हमारी तो जरूरत ही नहीं पड़ती।
35 साल वो, 4 साल ये, 39 ईयर्स के बाद 127 तो वो हैं जो एफआईआर में आए हैं। जब बात होती है विटनेस से, जब होती है विटनेस से, विक्टिम से कि आप आगे आए और जांच में जाए, वो डर के हमारे आते नहीं है। बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो आज तक सामने नहीं आए, जिनके तो केस दर्ज ही नहीं है। जहाँ तक बात रही केरला फाइल्स की, केरला स्टोरीज की और कानपुर फाइल्स की, कितना सच है कितना नहीं है, क्या ड्रामेटाइज है क्या रियल है, हम उसमें कुछ जानते नहीं, कुछ कमेंट कर नहीं सकते। ये तो पब्लिक डोमेन में लीगल कार्रवाई के थ्रू दस्तावेज पे बनी हुई पिक्चर है, और ये पिक्चर ऐसी आएगी जिसे जो हो गया, अगर आज हम उसको भिला दें तो आगे चलते हुए जो सीख ले सकते हैं वो रह गई। जो हमने डॉक्यूमेंट्री करी, जो लास्ट ईयर हमने दिखाई, जिसका यहाँ पे दिया हुआ है, आप हैरान होंगे। वो जो फैमिलीज दिल्ली में रिहेबिलिटेशन के लिए रहती है ना, आज 38 साल बाद 40 साल बाद जिसको बोलते हैं सब ठीक हो गया सब ठीक हो गया, 100% उनके घरों में पढ़ाई नहीं है, 100% उनके घरों के अंदर नशा करते हैं, चेन स्नैचिंग करके अपना घर चलाते हैं। कम से कम नहीं 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25-30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਸ਼ਾ ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮਿਸਿਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੀ ਸਮੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੀਂਦਾ ਪੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ नहीं कौन कर गया। आज तक जवान लड़कियां आज भी वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन करके अपना घर चलाती है। ये हाल है 40 साल के बाद दिल्ली कैपिटल में, जाके तो देखें। हमने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई 3 घंटे की, 18 इंटरव्यू लेके, सबकी इंटरव्यू इसके अंदर है। आप पहली इंटरव्यू देख लें 13 मिनट की, वो एक आंटी है उसके अंदर, उन्होंने 2 दिन तक अपने बेटे को अपना यूरिन चुन्नी से पुछा के जिंदा रखा। आज उसको 1600 की पेंशन नहीं मिलती। भूल जाए 40 साल। सारी रात छिपे रहे, वेट भूखे प्यासे सारा दिन, पूरी रात हो गई। छोटा बच्चा, सियाने तो फिर भी थोड़ा जिहा समझ जाते बच्चे। मम्मा पानी कित्थों लियाए तेरे वास्ते, पानी कित्थों लियाए, सलांदे मम्मा पानी। ਉਹਦਾ ਢੱਕਣੀ ਪਈ ਸੀ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਘੜੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਗਿੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਸੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੇਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, 1.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। 12 4 16 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, 16 ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਨशाह, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਨशाह। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਰ ਰੋੜਾਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਾਜਮਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚੌਲ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਘਰ ਮਲਕਾ ਦੀ ਦਾਲ नहीं बन रही। और ये जो 127 है वो तो आसपास कहीं है नहीं। ये जब पिक्चर आएगी ना तो इससे एक मिसाल गायब होगी कि ऐसा नहीं है कि अगर आज पावर में है या प्रशासन आपके साथ है, इंसानियत सबसे अच्छी है। और आगे चल के अगर कभी भी भगवान ना करे दुनिया भर में ऐसा कुछ हो, तो जिन लोगों के साथ हुआ है वो इससे लड़ने लेके ये सीख सकते हैं कि कैसे अपने आप को बचा सकते हैं और कैसे जिंदगी कर सकते हैं। 40 साल बाद आज भी सारे लोग तिलक विहार कॉलोनी, सरदार कॉलोनी, सेक्टर 16, रोहिणी और उसके साथ में वहाँ पर आज भी सफर कर रहे हैं। और ये तो 127 में तो आए नहीं है कहीं। तो अगर एक बार ऐसी चीज आ जाएगी तो दुनिया के सामने एक मिसाल क्रिएट करेगी इंसानियत के लिए। किस तरीके का ये इंसाफ है, जहाँ पे सिखों को हर बात के लिए सेवा के लिए जाना जाता है, काट पाट के फेंक दिया जाता है और 40 साल उनको लग जाते हैं अपने स्थापित करने के लिए कि हाँ जी हमारे साथ ऐसा हो। 35 साल SIT के लिए, 35 साल यूपी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी सीटें,
उसके लिए हमने पिक्चर बनाई है। हमारी जान को जब हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई तब इतना हमारी जान को कलेश पड़ा, इतने हमारे पे अटैक हुए, बड़ी मुश्किल से तो बनी। 18 लोगों की इंटरव्यू ली। एच.एस. फुलटा जी हमारे साथ थे जब हमने उसके बाद उनका पता चला, उन्होंने जाना 125 फैमिली जो विटनेस है, दर्शन गौर विटनेस थी उसमें, जिनकी विटनेस की वजह से आज सज्जन कुमार अंदर है। आज भी वो भांडे मांझ रही है ऑफिशियली हमारी इंटरव्यू में। ਹੁਣ ਆਹ ਕੇਸ ਹੋਣਾ शीला कौर ਦਾ ਕੇਸ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 2011-12 ਦੀ। शीला कौर एक विक्टिम है। मेरा नाम शीला कौर है, मैं सुल्तानपुर में रहती थी। मेरे सामने मेरे आदमी को और मेरे ससुर को, मेरे देवर को, सज्जन कुमार मेरे सामने मारा है। मैंने उसको खुद देखा है आंखों से। घींचते घींचते ले गए, मैं उनको ऊपर भी गिरी, मेरे को फेंक दिया उनने। एक घर के मारे ननद 2-3 ननदोई थे। ननदोई का लड़का था, घरवाला बलबीर सिंह, बसंत सिंह, गोपाल बलिहार सिंह मेरे सामने मारे। ਉਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹ 4 ਗੁੰਮਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਉੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਲੇਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹ, ਉਹ ਵੀ ਐਸੀ ਗਵਾਹ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕੁੱਟੋ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਦੀ ਆ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਏ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਏ ਆ? ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਟੋਟਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ 100-150 ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ 100-150 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਗਵਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਸ਼ੀਲਾ ਕੌਰ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ 4-4 5-5 ਘਰਾਂ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛਡਵਾਤੀ ਸੀ, अजय भी वही काम करती है। तो एक विटनेस तो समझे नहीं तो बाकी क्या समझेंगे? बट ये थोड़ी है कि पता ना चले, इनको तो फिर भी छत मिल गई, कुछ मिल गया। रिहेबिलिटेशन क्या है वहाँ पे, तो आज जाते हुए भी वो ऑन कैमरा भी नहीं आते, डर के मारे कि आज इधर आगे तो जो चले गए वो चले गए, जो बचे वो भी नहीं बच पाएंगे। इसलिए पिक्चर बनाई जाए, ये मकसद है इस पिक्चर का। 80% हमारी कंप्लीटेड है और बनेगी, और तब दिखाया जाएगा कि आज भी वही कौम है, चाहे उनके साथ कुछ भी हुआ, आज भी वो लोग अपनी सेवा देते हैं, आज भी लंगर लगाते हैं, आज भी विटनेस विक्टिम्स की फैमिली कभी भी सेवा करने से ये नहीं पूछती कि सामने मुसलमान है या सामने हिंदू है, सब अपने सरबत्ते भला के लिए सब चलता है। दीदी अक्सर ऐसी पिक्चरों पे विवाद जो है सामने आता है, पिक्चर जब रिलीज होती है तो कोई जगह ऐसा होता है कि पिक्चर रिलीज नहीं होने दी जाएगी, इस विवाद को लेकर आपका क्या कहते हैं? देखिए ये तो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जब हमने 2 साल लगा के डॉक्यूमेंट्री बनाई, और डॉक्यूमेंट्री को दिखाने के लिए कोई तैयार नहीं है क्योंकि सबको ड्रामेटाइज करना जरूरी है। देखिए मैं आपको बताऊँ, इतने साल हो गए, इतनी पिक्चरें बन चुकी हैं, बट अगर आप बार बार टायर डाला जलाएंगे, ये सब दिखाएंगे और क्रक्स ऑफ द मैटर आप सिर्फ नहीं दिखाएंगे तो उससे लर्निंग कैसे रहेगी? तो हम लोगों की कोशिश है कि पहले इसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ले जाएंगे, उसके बाद इसको थिएटर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, साथ में OTT प्लेटफॉर्म जो है उनको दिखाएंगे, और साथ ही साथ में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके थ्रू आज तक जो इंसाफ नहीं मिल पा रहा है कलेक्टिवली, यूनाइटेड नेशन जेनोसाइड कन्वेंशन एक्ट के तहत अगर ये पिक्चर UN में चल गई तब ये जेनोसाइड प्रूव हो जाएगा और इसको फिर जेनोसाइड की तरह इंटरनेशनली ट्रीट कराएगा, और कोई रास्ता नहीं है। 40 साल हो चुके हैं। आपको किसी कम्युनिटी को दोषी मानते हैं इस चीज़ के लिए? देखिए कम्युनिटी की तो बात इसमें है नहीं, मैं बताऊँ कम्युनिटी सफरिंग तो एक ही है, बट जो मारने वाले हैं वो हिंदू नहीं है, मारने वाला मॉब है, तो मॉब तो कोई आइडेंटिफाई कर नहीं सकता, उसमें तो कोई भी हो सकता है। तो ये धार्मिक तरीके से नहीं, ये सिर्फ जिसके खिलाफ हुआ है और किसने करवाया और क्यों हुआ, और उनकी 38 साल की जर्नी, वो जर्नी के ऊपर है। उस दिन का पार्ट बहुत लिमिटेड है पूरी दुनिया के सामने, बट जब होने के बाद वो भाग्य वहाँ से आए नहीं। 35 साल के बाद जब SIT हुई
उन्होंने बोला कि आपने ये FIR करी कि आके यहाँ पे कोर्ट में बताओ या यहाँ पे थाने बताओ। वो डर के हमारे सामने आने के लिए तैयार नहीं। जब SIT बन गई तब उनसे पूछा जा रहा है, तब वो आगे गवाही देने के लिए तैयार नहीं। तो वो जो सारी गवाही है 38-39 साल की उस परिवार की, उसकी जर्नी की कहानी है। लगता नहीं कि इस पिक्चर के रिलीज होने के बाद कहीं पुराने जो जख्म थे दोबारा से जो खड़े हो जाएंगे? देखिए, मैं जख्म की एक बात करूँ आपसे, बोलना तो बड़ा आसान है, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो परिवार है वो तो जी रहे हैं वैसे। आज अगर भगवान न करे 1 साल बाद 2 साल बाद कभी किसी भी जगह पे कुछ हो जाए तो क्या रास्ता अपनाएंगे? भीख मांगते रहते। मतलब सिख कौम, सेवा वाली, ये वाली, उनको रास्ते पे लाके खड़ा करते हैं, किसी और के साथ हो रहा है वो तो बचे नहीं। ये तो हमें आज भी सारे खड़े होकर दोबारा अपनी कोशिशें कर रहे हैं, लाइफ अपनी जी रहे हैं। ये लर्निंग प्रोसेस है उस जर्नी का, कि अगर कभी भी किसी के साथ दुनिया भर में हो जाए तो वो किस तरीके से अपने आप को लीगली और रिहैबिलिटेशन के हिसाब से अपने आप को दोबारा जिंदगी जीने के लायक। सेंसर बोर्ड के नियमों के अनुसार इस पिक्चर को दिक्कत तो नहीं आएगी? देखिए, वो तो सेंसर पे तो जाएगी और सेंसर का अप्रूवल आएगी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मिर्च मसाला डाल के या फैक्ट्स को हटाने की कोशिश नहीं है। रियल टाइम में, जैसे एग्जांपल दिया इन्होंने कि जो सज्जन कुमार है सब जानते हैं, बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो खुशवाता नाम नहीं आए, पहली बार सुन रहे हैं, बट जो चीज़ें कानूनी जगह पे ऑलरेडी फाइलों में SIT बनी हुई है उसी के ऊपर ये आधारित है। हमको कुछ उसमें ड्रामेटाइज कर ही नहीं रहे। यही बहुत बड़ी वजह है कि पिछले 2 साल जब अदालतें हमने पहले डॉक्यूमेंट्री बनाई और आज ये 1 साल के बाद हम पिक्चर बनाने जा रहे हैं, तो हमने बड़े सारी जगहों पे A ग्रेड 4 कास्ट को भी अप्रोच करा कि आप इसके अंदर आइए और ये बनाइए। जैसे आपने देखा होगा पीछे जोड़ी पिक्चर भी आई है, बट सवाल ये है कि इतनी सारी पिक्चरें आती हैं, बट उन पिक्चरों के अंदर आप एक सिंपैथी को क्रिएट कर सकते हैं, बट जब आप रियल फैक्ट के लिए जाते हैं तो हर बंदे को कहीं ना कहीं तो रहने की, क्योंकि इट्स अ प्रोफेशन। सो वी आर डूइंग इट फ्रॉम आवर हार्ट्स। दैट्स व्हाई इसके अंदर सारे किरदार हमारी कोर टीमों ने करे और उसी को हम दर्शा रहे हैं। ये मेन फ्रेम की तरह जैसे कश्मीर फाइल्स बनी या बनी उस एजेंडे से बननी होती तो बड़े लोग बना चुके होते, बट कोई को चाहते ही नहीं कि ये चीज़ इस तरीके से सामने, तब हमें ये बनाना। क्या रीजन हो कि ये बनानी पड़ रही है और इतने सालों के बाद? Why only Kanpur files? Why not some files or some other files? Because जो चीज़ है काफ़ी और जगह। ये देखिए, बेसिकली हम लोगों ने पहले जो डॉक्यूमेंट्री बनाई दिल्ली के ऊपर लास्ट ईयर, तब हमें पता चला कानपुर। अब जब ये पता चला तो ये पता चला कि 35 साल के बाद तो SIT बनी और अब 39 ईयर्स के बाद उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। कभी लोगों को पता ही नहीं है कानपुर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से। इसी वजह से ये चीज़ को लाने के अंदर हमारा पहला इंटरेस्ट था कि लोगों को कानपुर के बारे में बताया जाए। और बड़ी सारी आज भी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो ना विटनेस बन के ना विक्टिम बन के आ जाती हैं, और जब ये पिक्चर आ गई तो हौसलों के अंदर आ जाता और वो आके गवाहियाँ भी देंगे और भी केसेस पड़ेंगे। क्या है, क्या कुछ इसमें क्या कुछ दर्शाने की कोशिश हो रही है, लोगों को क्या पता होना चाहिए? इसमें पता होना चाहिए कि जो 127 करोड़ ऑफिशियली रिकॉर्डेड है यहाँ पे उनके ऊपर अभी लीगल बैटल कहाँ पे चल रही है, रिहेबिलिटेशन क्या चल रहा है। इतने सालों तक ये बात दबी रही। दिल्ली में कैपिटल था, वहाँ दिल्ली से गुरुद्वारा मंदिर में मीटिंग भी है, पॉलिटिकल कैपिटल भी है, तो चीज़ें हाईलाइट हो रही, तभी भी इनकी तरफ कुछ हाईलाइट नहीं और कोई बात आगे नहीं बढ़ी। इस वजह से ये बढ़ाई जा रही है। और इसके बाद जैसे आपने पूछा अमृतसर में भी हुआ, जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि 60 लोगों को बोकारो में मारा गया, इसका आज तक पता ही नहीं है। तो नेक्स्ट ईयर हम एक एक करके इस तरीके की सबके ऊपर काम करें। तो क्या आप इसको आगे भी लेके जाएंगे यूनाइटेड नेशंस एज वेल, और क्या मूवी बनाने का कोई सीमित है या कॉम्पनसेशन के लिए भी आप हाँ, देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिहेबिलिटेशन का। ये सारी फैमिलीज आज तक रिहेबिलिटेट नहीं हुई। बड़ी सारी जगहों पर पता चला है कि घर में भी पैसे मिल गए, वो मिल गए, वो मिल गए, इंसाफ तो मिला नहीं है, पैसे घर को जहाँ से मिल गए। तो इसी वजह से जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि पहले लोगों को पता चले, उनको रिहेबिलिटेशन के अंदर हेल्प मिले, और साथ ही साथ में यूनाइटेड नेशन के अंदर जो जेनोसाइड कन्वेंशन है उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्रीज और ये जो पिक्चर है ये प्रूफ रहेंगी दिखाते हुए कि भाई हाँ ये जेनोसाइड है, इसको जेनोसाइड लॉ ऑफ कन्वेंशन के थ्रू देना चाहिए और इनको इंसाफ देना चाहिए। वरना अगर सब अलग अलग करते रहेंगे तो ये हो जाएगी। मतलब वी आर ट्राइंग टू गेट इट रिलीज बाय 31st of October दिस ईयर। नहीं, दिस इज 100% बेस्ड ऑन एक्चुअल फैक्ट्स एंड दैट इज ऑल्सो विच आर देयर इन द पब्लिक डोमेन।